और हम मौजूद हैं इस वक्त इंडिया मंडपम में, भारत मंडपम में, जहां पर इस वक्त G20 समिट चल रहा है। G20 समिट का दूसरा और आखिरी दिन है आज, और यहां से पूरे देश को हर एक अपडेट और हर एक ग्राउंड रिपोर्ट डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं। ये मेरा इंडिया में पहली जो बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि आज G20 की बैठक का आखिरी दिन है। कुछ ही देर में दुनिया के सभी डेलीगेट्स जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि G20 के समिट के तीसरे यानी कि आज वन फ्यूचर पर चर्चा होगी, क्योंकि वन फैमिली वन अर्थ पर चर्चा हो चुकी है। आपको बताएंगे क्यों दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, आपको बताएंगे G20 में क्यों भारत की तारीफ हो रही है, आपको ये भी बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा चारों तरफ है, उनकी तारीफ क्यों हो रही है। हर एक डिटेल देखेंगे अब से थोड़ी देर में। और अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अभितोष के पास। अभितोष, क्या है वो बड़ी खबर? शुक्रिया विवेक यहाँ पर। और ये मेरा इंडिया में मेरी ओर से गुड मॉर्निंग सभी को, अपने दर्शकों को। और जो आज की दूसरी अहम खबर है वो है सनातनी ऋषि सुनक का एक रूप यहाँ पर देखने को मिला। सुबह सुबह अक्षरधाम मंदिर पर पहुँच गए अपनी पत्नी अक्षता के साथ। यहाँ पर उन्होंने मंदिर में 1 घंटे का वक्त भी यहाँ पर बिताया है। और उसके बाद उस मंदिर में किस तरीके से पूजा पाठ वहाँ पर की उन्होंने, स्वामीनारायण मंदिर था वहाँ पर दर्शन किया उन्होंने। और ऋषि सुनक का जो सफ़र रहा, जो भारत में वो आए समिट में हिस्सा लेने के लिए पहले दिन से लेकर और अभी तक का उनका कैसा सफर रहा, और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता कैसे यहाँ पर होने वाली है और उसको लेकर क्या बातचीत होगी, क्या एजेंडा होगा, ये दूसरी खबर ये मेरा इंडिया में मैं बताऊंगा। और एक बार फिर से रुक करते हैं, अपने 2 सहयोगी और जुड़े हुए हैं, सुरभि और अंजनी। तीसरी बड़ी खबर अंजनी के पास है। अंजनी, क्या है तीसरी बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल अभितोष, ये मेरा इंडिया में तीसरी बड़ी खबर है राजस्थान की सियासत जुड़ी। राजस्थान से अब चुनावी शंखनाद होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज कर दी है। बड़े बड़े नेता रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजस्थान पहुंचने वाली हैं और प्रियंका की टोंक में एक चुनावी रैली होगी। आपको राजस्थान के रण की हर खबर दिखाएंगे सबसे पहले सीधे ग्राउंड जीरो से, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राजस्थान में क्या चुनावी माहौल है। चौथी बड़ी खबर बताएंगे हमारे सहयोगी सुरभि। तो चौथी बड़ी खबर ये मेरा इंडिया में हम बात करेंगे क्रिकेट मैच से जुड़ी हुई। दरअसल कोलंबो में आज भारत पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला होने वाला है, लेकिन मैच पर बारिश का साया एक बार फिर से मंडरा रहा है। और बारिश होने पर रिजर्व डे में खेला जाएगा मैच, क्योंकि पिछली बार भी बारिश की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था वो रद्द हो गया था। लेकिन अब खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो ये खबर जुड़ी हुई है G20 से, और बड़ी खबर यह है कि G20 बैठक से पहले राजघाट जाएंगे सभी मेहमान, और थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे सभी मेहमान। तो राजघाट का सबसे पहले रुख किया जाएगा। G20 के नेता पीएम मोदी और बाइडेन भी साथ में मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभी नेता राजघाट पहुंचेंगे। पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी समाधि स्थल पर पहुंचने के बाद से। और ये तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, एक एक करके नेता अब यहाँ समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं राजघाट। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं। और आप देखिए, जो भारतीय शॉल है उसको उड़ाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये जो खादी है जो हमारे बापू की पहचान थी, और वो उससे वो पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं, 20 जो हमारे सदस्य देश के नेता हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं। IMF की MD पहुँच चुकी हैं, देखिए उनका भी स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए, इनके लिए तो दिन काफ़ी खास है, और अफ्रीकन यूनियन में उनको शामिल किया गया। और उस वक्त इन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री को गले लगाया था वो भी पहुंचे हैं। और अभी देखिए IMF की MD पहुंची, उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद है। और ये तमाम जो मेहमान हमारे हैं, ये बापू की समाधि स्थल पर पहुंचकर बापू को नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये एक एक करके तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो पहुँच रहे हैं। आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन की शुरुआत बापू को श्रद्धांजलि देने के साथ हो रही है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं सीधे राजघाट से, जहां पर एक एक करके विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल जो आज कार्यक्रम की शुरुआत बताई जा रही थी, सबसे पहले भारत मंडपम का रुख करने के पहले राजघाट पहुंचना था सभी नेताओं को। और अब देखिए ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर इस वक्त मौजूद है, और कैसे खादी से बना जो साफा है वो पहनाया जा रहा है हमारे मेहमानों को। और इस पूरे राजघाट के बारे में उन्हें और ज्यादा जानकारी भी दी जाएगी, और बापू के समाधि स्थल पर पहुंच करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, पुष्पांजलि अर्पित करके। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही अभितोष भी हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक भी जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले पीयूष मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि भारत मंडपम में आज दूसरे दिन की बैठक G20 को लेकर के होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, राजघाट की तस्वीरें, क्या और कार्यक्रम आज खास रहने वाला है, बताइएगा जरा। देखिए, आज राजघाट का कार्यक्रम सबसे खास रहने वाला है, जहां पर सारे डेलीगेट्स और वो तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहां पर पूज्य बापू की जो श्रद्धा, वहां पर समाधि है, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक 10:30 बजे वापस भारत मंडपम में ये सभी डेलीगेट, सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे और यहां पर फ्यूचर को लेकर एक बड़ी बैठक G20 की शुरू होगी। बिल्कुल पीयूष, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक के चीफ पहुंचे हैं, इसके पहले यूनाइटेड नेशन के चीफ पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया। और खास बात देखिए, चूंकि बापू ने किस तरीके से चरखा काट कर गांधी आश्रम और जो खादी के कपड़े होते थे उसकी शुरुआत की थी, तो वही शॉल, वही जो गमछा हम लोग बोलते हैं सुरभि, वो भेंट कर रहे हैं और उसको जो है फिर मेहमान आगे बढ़ रहे हैं। विवेक, देखिए ये तस्वीरें काफ़ी खास हो जाती हैं और यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति की एक झलक है। प्रधानमंत्री मोदी जो हम लोग गमछा बोलते हैं, शॉल, उसको उड़ा के अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। और आप वर्ल्ड बैंक के चीफ हो या फिर यूनाइटेड नेशन के चीफ हो, वो लोग पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत वहां पर हो चुका है। तस्वीरें बड़ी खास हैं। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस के चीफ अभी आ रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी का शॉल उड़ाकर जो है सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। राजघाट पर सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। इसके परिदृश्य में बात करें, लेकिन उससे पहले तस्वीरें बहुत अहम है। एक एक करके हर नेता यहाँ पर आ रहा है। और अंजलि, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीछे जो बिलबोर्ड लगाया गया उसमें आप देखिए कि साबरमती आश्रम की फोटो लगाई गई है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, जो कोई भी गया उस फोटो को पहचानता है। यहीं पर बापू रहा करते थे। साबरमती के तट पर बना ये आश्रम है और दुनिया भर के लिए मशहूर है। जो कोई भी नेता भारत आता है या अहमदाबाद, गुजरात जाता है तो साबरमती आश्रम जरूर जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद आए थे तो साबरमती आश्रम भी विजिट उन्होंने किया था। और यहाँ पर आप देखिए कि राजघाट पर हर नेता बापू को नमन करने के लिए पहुंच रहा है। और देखिए, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए। कल हमने यही तस्वीर देखी थी जब G20 समिट में खुद अगवानी करने के लिए सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचे थे और पीएम मोदी ने सभी नेताओं का स्वागत किया। आज कुछ यही तस्वीर राष्ट्रपिता के समाधि स्थल यानी कि राजघाट पर दिख रही है, जहां पर आज एक भजन कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे राजघाट पर। राजघाट पर पहुंचने के बाद सभी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसमें आप देखिए कि एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और हर एक जो गेस्ट है वो आज बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाला है राजघाट पर। क्योंकि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का WHO के चीफ एडनॉम गेब्रेयेसस भी पहुंचे हुए थे और उसके बाद उनका भी स्वागत किया गया। एक एक करके नेता पहुंचे। लौट रही हूं आपके पास। अभितोष, जरा ये बताएगा कि जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, भारत मंडपम का रुख करने के पहले राजघाट की तस्वीरें, कहीं ना कहीं उस संस्कृति, उस सभ्यता, उस संस्कार को भी दिखाने की कोशिश यहाँ की गई है कि कैसे जिस राष्ट्रपिता का जिक्र बार बार आता है उन्हें नमन सबसे पहले हर बार किया जाता है। बिल्कुल, तो राष्ट्रपिता का जिक्र बार बार जो आता है उसको नमन भी किया जाता है। वहाँ पर समाधि स्थल पर जरूर जाते हैं और ये पहले से तय कार्यक्रम था यहाँ पर और हर कोई उत्साहित था उस समाधि स्थल को देखने के लिए, इसलिए विशेष तैयारियाँ पहले से की गई थी वहाँ पर। और प्रधानमंत्री का जो जेस्चर रहता है हर जगह, देखिए कि किस तरीके से, किस गर्मजोशी के साथ वो अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं या फिर अपने मेहमानों को जो गमछा, जिसका जिक्र अभी अंजलि कर रहे थे, गमछा उड़ाकर उनका स्वागत करते हैं। और राजघाट पर समाधि स्थल पर पुष्प भी अर्पित वहाँ पर कर रहे हैं कुछ मेहमान जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा देखिए सुरभि, एक तस्वीर आज सुबह सामने आई, वो अक्षरधाम से सामने आई कि ऋषि सुनक किस तरीके से अक्षरधाम मंदिर पहुँचे थे। और वहाँ पर जो दिल्ली और नोएडा का जो लिंक रोड था, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आवाजाही दिक्कत हुई थी, परेशानी हुई थी यहाँ पर, लेकिन करीब आधे से 1 घंटे का वक्त बीता वहाँ पर रहे ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक का जुड़ाव जो भारत की तरह के साथ है वो किसी से छिपा नहीं है। खुद को सनातनी कहते हैं, खुद को वो हिंदू कहते हैं और वो कहते हैं कि उनको इस पर पूरा गर्व है। लेकिन साथ ही साथ सुरभि, जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं कि राजघाट पर आज कार्यक्रम, हालांकि
थोड़ा सा मौसम यहाँ पर तब्दील हुआ और पहले से ये कहा जा रहा था कि मौसम में तब्दीली हो सकती है, मौसम बदल सकता है, लेकिन उसका असर इस शेड्यूल पर नहीं पड़ा। यानी कि जो कार्यक्रम पहले से तय था वो कार्यक्रम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। हालांकि मौसम बहुत अच्छा है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उन सब के बीच ओमान के सुल्तान भी पहुंचे हैं। अब इनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। और पीयूष, अब देखिए मौसम जो है बहुत अच्छा है, हालांकि बारिश बहुत नहीं हो रही लेकिन हल्की बारिश है और ऐसे में तमाम हमारे मेहमान राजघाट पे पहुंचे हैं, तो ये तस्वीरें और ही दर्शनीय बन जाती हैं। बिल्कुल अंजनी, तमाम मेहमान राजघाट पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बापू को नमन करने पहुंचे हैं। जब जब भारत का जिक्र होता है तब तब महात्मा गांधी का जिक्र होता है, उनके आंदोलनों का जिक्र होता है, उनके जीवन शैली का जिक्र होता है। कैसे उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की थी, कैसे उन्होंने भारत के उन गाँव की परिकल्पना की थी, चाहे वो ग्राम पंचायत रही हों, ग्राम सभाएं रही हों, एक एक व्यक्ति को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों की बात रखी थी। तो कहीं ना कहीं उन बापू को नमन करने के लिए आज G20 के वो सभी राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां मौजूद हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं उन सभी राष्ट्राध्यक्षों का। बिल्कुल पीयूष, और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं G20 को लेकर के भारत मंडपम में भी की गई है, क्योंकि विवेक, जो तस्वीरें आज हम राजघाट पर देख रहे हैं, साफा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मेहमानों का स्वागत करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही उस आश्रम का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें कि महात्मा गांधी कभी रहे थे। तो ऐसे में उस परिधान को, उस सभ्यता को, उस संस्कृति को जो पहचान दिलाने की कोशिश हमेशा से भारत करता रहा है, और ऐसे में वो तस्वीरें हमने भारत मंडपम के भीतर भी देखी है। तो ये कहीं ना कहीं वो संदेश है कि भारत किस तरीके से अब बदल चुका है, और साथ ही जो आज नई तस्वीर भारत की देखी जा रही है वो विश्व विख्यात है। बिल्कुल सुबह, भारत बदला नहीं है, भारत 5000 सालों से वैसा ही है और भारत की लोकतंत्र की जड़ें भी वैसे ही हैं। जो बात मैं पिछली बार पूरी करना चाह रहा था, आपने मुझे बीच में रोका, मैं वो बात पूरी कर लूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के घाट पर उनको जाकर नमन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आज के दौर में? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं, कहते हैं विश्वास की बहुत कमी हो गई है, तो ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा मिलती है, उनके विचारों से रोशनी मिलती है। हर एक शख्स को साथ में लेकर चलने की, किसी तरह के भेदभाव में ना यकीन करने की, आज पूरे विश्व को उसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और इसलिए आज तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप देखिए एक एक करके, अभी देखिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची हैं, तो हर एक राष्ट्राध्यक्ष को उसी विचारों को फॉलो करने की आवश्यकता है। अहिंसा में यकीन करने की जो बापू की प्रेरणा थी, उसको फॉलो करने की आज ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ मुल्कों में युद्ध हो रहा है, कुछ मुल्क युद्ध के लिए उकसावे वाला काम कर रहे हैं, कुछ मुल्क आतंकवाद को फॉलो कर रहे हैं, कुछ मुल्क आतंकवाद को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ मुल्क आतंकवाद के इंटरेस्ट इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको फंड इशू कर रहे हैं। तो आज जब मानव सभ्यता उस दौर में है जहां ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, जहां विश्वास का भारी संकट है, तो ऐसे दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने की ज़रूरत है, उनके विचारों को याद करने की ज़रूरत है, उनके पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। और इसलिए आज जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, आज वो जा रहे हैं और बापू को नमन कर रहे हैं। और अब देखिए साबरमती आश्रम की जो फोटो लगाई गई है वो यूं ही नहीं लगाई गई है, उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरह से बापू ने त्याग दिया, बलिदान दिया, जिस पद चिन्हों पर वो चले, उसी पद चिन्ह पर विश्व के हर एक राष्ट्राध्यक्ष को चलने की ज़रूरत है, उसी तरह से सोचने की ज़रूरत है, अहिंसा में यकीन करने की ज़रूरत है। और युद्ध, आप प्रधानमंत्री की बातें सुन लीजिए, हम हमेशा कहते हैं कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है, ये बुद्ध का युग है, ये शांति का युग है, ये आगे बढ़ने का युग है, और जो 21वीं सदी का युग है वो भारत का युग है। तो इस दौर में आज प्रधानमंत्री जब नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों का राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं, तो इसके मायने काफी बड़े हो जाते हैं। सुरभि, अंजनी। बिल्कुल अभितोष, देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, और विवेक ने जो बात कही कि ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब दुनिया के तमाम जो बड़ी महाशक्तियां यहाँ पे हैं, और इस वक्त दुनिया एक तरफ रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, और यहाँ पर बापू के समाधि स्थल पर जाकर साबरमती आश्रम को दिखाकर, क्योंकि साबरमती के संत थे और उन्होंने अहिंसा की बात कही थी, यहाँ से एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दुनिया में जाएगा, और महात्मा गांधी
के बताए जो रास्ते हैं, उस रास्ते पर पूरी दुनिया को चलने की प्रेरणा यहाँ पर देने की कोशिश प्रधानमंत्री दे रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि जैसा कि विवेक भी जिक्र कर रहे थे कि युद्ध का ये दौर नहीं है, ये दौर है बुद्ध का, और शांति के साथ, अहिंसा के साथ अगर आप सबका साथ लेकर सबका विकास करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से जो बाकी के सारे देश हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो शक्तिशाली देश हैं उनकी मदद करते रहें, और अगर ट्रेडिंग की भी बात हो, अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात हो, आर्थिक हालात जो अगर अलग अलग देशों के जो बने हुए हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर एकजुटता आज नहीं हुई तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और जो आज की थीम रखी गई है, जो 10:30 बजे जो समिट G20 समिट में जो तीसरा चरण जो यहाँ पर होगा वो फ्यूचर को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। तो वन अर्थ और वन फैमिली पर कल बातचीत हो गई, उसके बाद वन फ्यूचर को लेकर बातचीत होगी। और अब महात्मा गांधी को याद करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी दी हुई सीख, उनकी दी हुई प्रेरणा, उनका दिखाया हुआ रास्ता आज भारत उस रास्ते पर पूरे दुनिया को चलाने की कोशिश भी कर रहा है। क्योंकि भारत वो राह दिखा रहा है। भारत का ये कहना है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा के रास्ते पर आप चल सकते हैं और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो युद्ध को लेकर जिस तरीके से इस वक्त रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध छुड़ा हुआ है, बाकी के देश एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। ऐसे में अगर अहिंसा को याद करें, अगर महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्तों को अगर देखें, उस पर चलने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं जो आज की तस्वीर है वो बदल सकती है। उसको बदलने की कवायद और कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री की हो रही है। लेकिन ये कोशिश अगर अकेले की जाएगी तो नाकाफ़ी होगी। इसमें सभी देशों को एकजुटता दिखानी होगी, सभी देशों को ऐसे मार्ग पर चलना होगा जो अहिंसा का रास्ता, जो महात्मा गांधी ने जिसको हमेशा जिक्र किया था, उस राह पर अगर चलने की कोशिश यहाँ पर करेंगे सारे देश एकजुटता के साथ, तो कहीं ना कहीं फिर हर समस्या का हल यहाँ पर निकलेगा। और प्रधानमंत्री की यही कोशिश, और यहाँ पर जो आश्रम की तस्वीर, साबरमती आश्रम की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई, उसके बारे में वो लगातार बता रहे हैं। जैसे कि शेख हसीना को भी वो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर आश्रम में बापू रहा करते थे और बापू की दिनचर्या क्या हुआ करती थी और बापू किस तरीके से सीख दिया करते थे, और उनकी सीख आज के वक्त में कितनी ज़्यादा सभी देशों के लिए ज़रूरी है। और सभी देश अगर उस सीख का अनुसरण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो विकास की राह पर चलना और ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि युद्ध के जरिए अगर कोई भी देश युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको भी पता है कि 50 से जब जिक्र बापू का आता है, उनकी दी हुई सीख का, उनकी दी हुई शिक्षा का आता है, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत अहम भी हो जाता है सभी देशों के लिए। पीयूष, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि महात्मा गांधी ने जो राह हमेशा से दुनिया को दिखाई थी, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे देश हैं जिनके बीच में इस वक्त तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के हालात हर कोई देख रहा है, तो ऐसे में आज जिस तरीके से हर कोई राजघाट पहुंच रहा है, महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है और साथ ही उनके दिखाए हुए पगडंडियों पर जिस तरीके से वो चले थे, जिन मार्गों को उन्होंने दर्शाया कि अहिंसा से भी हर युद्ध को विराम दिया जा सकता है। अहिंसा का मार्ग चुनिए क्योंकि युद्ध का समय नहीं है, एक साथ मिल करके साथ चलने का, साथ आगे बढ़ने का समय। आज फ्यूचर को भी लेकर के बात होगी, तो ये संदेश आज के वक्त में बहुत अहम हो जाता है। पीयूष, बिल्कुल, आज जब फ्यूचर की बात होगी, वन फ्यूचर की बात होगी, तो ये संदेश बहुत अहम हो जाता है आज राजघाट विजिट। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी का जब जिक्र होता है तो शुरुआत होती है दक्षिण अफ्रीका से लेकर और भारत की आज़ादी तक। और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत की आज़ादी तक जो महात्मा गांधी ने जिस क्रांति को रचा, चाहे श्वेत आंदोलन रहा हो, वहाँ पर जिस तरह से काले और गोरे के बीच में जिस तरह से उस वक्त मनमुटाव था और लगातार वो संघर्ष की स्थिति बन गई थी, उस संघर्ष की स्थिति को खत्म किया दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने। उसके बाद भारत में आज़ादी के आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े और लगातार एक के बाद एक आंदोलनों के जरिए, और वो सारे आंदोलन अहिंसक आंदोलन थे। और ऐसे में महात्मा गांधी ने भारत को 1947 में आज़ादी दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई और राष्ट्रपिता का उन्हें दर्जा दिया गया। तो निश्चित तौर पर उनके बताए गए मार्ग, उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने के लिए आज समूचा विश्व जो है वो राजघाट पर पहुंचा है। और निश्चित तौर पर उस स्थल से ये प्रेरणा संदेश होगा पूरे विश्व में। और जो इस बार के G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, और ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि उस थीम को लेकर ये G20 समिट अब अपने समापन की ओर धीरे धीरे बिल्कुल पीयूष। और विवेक कल देखिए जिस तरीके से कल एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया, और जैसा कि पीयूष ने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका में बापू जब थे, किस तरीके से उन्होंने जो गोरे कालों का भेद था उसको मिटाने की कोशिश की थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल वो इतिहास रचा
जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाया तो 55 जो देश थे जो विकास के दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे, उनको एक तरफ इस विकास की दौड़ में आगे ले जाने में भी भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई। बिल्कुल, और यही वजह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युद्ध का युग नहीं है, बुद्ध का युग है। और दक्षिण अफ्रीका को, अफ्रीकन यूनियन को साइड रखकर अगर आप G20 और विकसित विश्व का लक्ष्य रखते हैं, हर किसी को साथ लेकर चलने का लक्ष्य लेते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को साथ लेने का लक्ष्य रखते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अफ्रीकन देशों की हालत जो है, कई ऐसे देश हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, गंभीर है, तो वहां पर भी विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। और ये कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत सरकार की लंबे समय से थी, जिसे कल मूर्त रूप और अमली जामा पहनाया गया। लेकिन आज जो चर्चा होनी है वन फ्यूचर को लेकर, वो कैसे रिजेंबल करता है आज के कार्यक्रम से। राजघाट पर बापू को नमन, राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि, और उसके बाद फ्यूचर पर बातचीत, और सिर्फ भारत के फ्यूचर पर नहीं, पूरे अर्थ के फ्यूचर पर बातचीत। एक तरफ जहां बापू हमेशा अहिंसा की बात करते रहे, उनके ऊपर एक कविता भी लिखी गई, बिना खड्ग बिना ढाल दे दी आज़ादी हमें। तो ये बताता है कि जब बिना हिंसा के जब किसी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता है, लड़ाई बेशक लंबी हो लेकिन उसे हासिल किया जा सकता है, तो वो दौर अब क्यों नहीं, वो चीज़ें अब क्यों नहीं। इसलिए राष्ट्रपिता की जो विचार हैं वो आज के दौर में भी रोशनी दिखाने के लिए पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को बहुत काफ़ी हैं। और इसलिए राजघाट पर यह विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के बाद वन फ्यूचर पर बातचीत होगी। फ्यूचर पर क्यों बातचीत होगी? आज के दौर में आप देखिए कि चैलेंजेस कितने बड़े हैं, जो चर्चा में थोड़ी देर पहले करना चाह रहा था। चैलेंजेस, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, आप देखिए प्राकृतिक आपदाएं किस तरह से आती है। मोरक्को का भूकंप देख लीजिए आप, हालांकि भूकंप को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले तुर्की का भूकंप देख लीजिए आप, वो छोड़िए, आप हिमाचल की प्राकृतिक त्रासदी देख लीजिए आप। इसके अलावा अमेरिका में जिस तरह से अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में बाढ़ आए, वो आप देख लीजिए। पूरी जो अर्थ है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नेचर को स्टेबल करने की है और नेचर को वापस उसी ट्रैक पर लाने की है जहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि आज के दौर में पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर जो मुल्क है वो आपस में उलझे हुए हैं। चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध का मामला ले लीजिए, चीन और वियतनाम के टकराव का मामला ले लीजिए, पाकिस्तान का मामला ले लीजिए, जो भुखमरी और कंगाली के हालात से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी टेररिज्म का, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। टीटीपी के हमले अभी उसके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ट्रैक से नहीं हट रहा है। तो ऐसे दौर में महात्मा गांधी के विचारों की आवश्यकता होती है। ऐसे दौर में महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता होती है और फ्यूचर पर बात करने की आवश्यकता होती है। ये वो वक्त नहीं है जब प्रधानमंत्री कहते हैं युद्ध का वक्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें, हमारे सामने, मानव सभ्यता के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े टास्क हैं। कैसे नेचर को वापस ट्रैक पर लाया जाए, कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बन रही है उसको ठीक किया जाए, कार्बन एमिशन कैसे, कार्बन उत्सर्जन कैसे कम किया जाए। कार्बन उत्सर्जन करने के मामले में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहा है उसको कम करने के मामले में, तो वो भारत रहा है। भारत ने हर एक प्रॉमिसेस को पूरा किया है और रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत तेज़ी से काम किया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो बैटरी से चलने वाली कारें हों, चाहे वो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, दूसरे रिन्यूएबल सोर्स हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर राजनेताओं का स्वागत कर रहे हैं और वहां पर आज भजन का भी कार्यक्रम रखा गया है और उनको साबरमती आश्रम दिखा रहे हैं। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं और वर्ल्ड के लीडर्स के लिए हैं और उनके लिए हैं जो ये मानते हैं कि आज भी युद्ध से मसले का हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल नहीं, हमारे सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, हमें उनको टैकल करना है, उनको ठीक करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग के इशू को हैंडल करना है। आप देखिए दुनिया के जंगलों में किस तरह से अभी आग लग रही है, अलग अलग इलाकों से तस्वीर आती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पहाड़ दरक जाते हैं। तो ये सिचुएशन है कि हम उन चैलेंजेस को टैकल करें। अंजनी, बिल्कुल बिल्कुल, लगातार विवेक हमें जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से इस वक्त तमाम